हेलो एवरीवन, today's वीडियो इज अबाउट द एनाटॉमी ऑफ आईबॉल। ह्यूमन आई एक बहुत ही फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर है जिससे हम वर्ल्ड के सभी कलर्स, शेप्स एंड डिटेल्स को देख सकते हैं। तो ये कैसे देखते हैं, इसमें क्या क्या पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, इसका क्या स्ट्रक्चर है, ये आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम सीखेंगे अबाउट द पोल्स एंड इक्वेटर्स ऑफ आईबॉल, फिर बताऊंगी मैं आपको कोड्स ऑफ आईबॉल के बारे में, एंड देन कितने सारे पार्ट्स हैं इसमें, इसका एक ब्रीफ एनाटमी और थोड़ा सा जो फंक्शंस हैं इसके वो भी आपको बताऊंगी। देन वी विल डिस्कस अबाउट द सेगमेंट्स एंड चैम्बर्स ऑफ आईबॉल, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑप्टिक्स ऑफ दिस ह्यूमन आई। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अबाउट द पोल्स एंड इक्वेटर्स ऑफ आईबॉल। तो देखो, आपको जैसे ये यहाँ पे मैंने आई का मॉडल रखा हुआ है, तो ये राइट आई का मॉडल है, ठीक है। अब इसमें एक आपको आई बॉल दिख रही है जो कि ऑर्बिट पे है, दिस इज द ऑर्बिट जहाँ पर ये सिचुएटेड है, और ये आपका जो स्फीयर शेप का दिख रहा है ना। तो एक्चुअली आई बॉल परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ये है ऑब्लेट स्फेरॉइड। ऑब्लेट स्फेरॉइड थोड़ा सा वर्टिकली कंप्रेस्ड है, थोड़ी सी दब गई है आई बॉल हमारी। तो ये वर्टिकली जब ऐसे प्रेस हुई है तो ये बना रही है ऑब्लेट स्फेरॉइड शेप, ठीक है। ये आपको एक चीज ध्यान रखनी है। अच्छा, अब मैंने बताया कि अगर आपका शेप इस तरीके का है तो आपकी पोल्स क्या होती हैं, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो कुछ भी नहीं है, आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको बेसिक आइडिया तो मालूम है कि जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर दिख रहा होता है आई का, दैट इज नोन एज कॉर्निया, है ना। और जो ये व्हाइटिश पार्ट दिख रहा है दैट इज योर स्लेरा, है ना। इतना तो बेसिक मालूम ही है, तो ठीक है। पोल्स भी इसी से बताना है, इसलिए आपको बताया। तो कॉर्निया जहां पर सबसे ज्यादा कन्वेक्स होगा उस पॉइंट पर अगर आप देखोगे ना, उस पॉइंट को अगर आप ले लोगे, दैट इज नोन एज एंटीरियर पोल ऑफ योर आई बॉल, यानी कि मैक्सिमम कन्वेक्सिटी जो होती है कॉर्निया की, वहां पर पॉइंट लिया जाए तो उसको एंटीरियर पोल ऑफ आई बॉल बोलते हैं। इसी तरीके से अगर पोस्टीरियर साइड में देखो, यहाँ पोस्टीरियर साइड ऑफ अगर आई बॉल लें और जहां पर स्लेरा का सबसे ज्यादा कन्वेक्स एरिया है, जहां पर सबसे ज्यादा कन्वेक्स है, उस पॉइंट को लोगे तो वो कहलाता है आपका पोस्टीरियर पोल ऑफ आई बॉल, है ना। अब अगर इन दोनों पॉइंट्स को अगर आपने जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बन जाएगा आपका, एंड दैट इज अराउंड 24 mm इन लेंथ, है ना। अब क्या करना है आपको, ये तो पोल्स के बारे में पता हो गया। अब इसका मिड पॉइंट ले लो आप, ओके, मिड पॉइंट ले लो, जो कि मतलब क्या होगा, एंटीरियर पोल और पोस्टीरियर पोल से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। और आप कोरोनल एक सेक्शन लीजिए इस तरीके से, आई बॉल को इस तरीके से, एक राउंड स्ट्रक्चर ऐसे है ना, तो इसको ऐसे कट करेंगे अगर, तो वो जो प्लेन पास हो रहा होगा दैट विल बी योर ज्योमेट्रिकल इक्वेटर ऑफ द आई बॉल। मतलब कि जो मिड पॉइंट ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर से जा रहा होता है वो है आपका ज्योमेट्रिकल इक्वेटर ऑफ द आई बॉल। अब ज्योमेट्रिकल इक्वेटर तो पता हो गया, तो अब एनाटॉमिकल इक्वेटर एक चीज लिखी हुई है आपकी बुक में। तो एनाटॉमिकल इक्वेटर क्या है कि देखो, आई बॉल जो है ना परफेक्ट स्फीयर नहीं है, जैसे मैंने बताया। और एक पॉइंट है कि थोड़ा सा ना टेम्परली स्लेरा हल्का सा बल्ज होता है। तो जब इक्वेटर एनाटॉमिकली बनाया जाता है ना तो वो टिल्टेड होता है, ठीक है, टिल्टेड होता है और थोड़ा सा बैकवर्ड्स टेम्पोरल तरफ हल्का सा शिफ्टेड होता है, मतलब हल्का सा टिल्ट होता है। इसका एनाटॉमिकल इक्वेटर बनाते कैसे हैं कि इस पे पड़ने वाला हर एक पॉइंट जो होगा दैट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोल। ज्योमेट्रिकल इक्वेटर क्या था, जहां से वो पास कर रहा है उसका मिड पॉइंट है ना, वहीं से। तो उस ज्योमेट्रिकल इक्वेटर है वो कहां से पास कर रहा होता है, मिड पॉइंट ऑफ द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ठीक है। उसका मिड पॉइंट एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर से इक्विडिस्टेंट है। लेकिन जो एनाटॉमिकल डायमीटर है उसमें क्या होता है, उस पे पड़ने वाला हर एक पॉइंट दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड एंटीरियर पोल ऑफ द ह्यूमन आई, ठीक है। ये एक डिफरेंस है। नहीं याद हो रहा है, कोई बात नहीं, ज्योमेट्रिकल इक्वेटर आपको पता होना चाहिए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट है, आपके क्लिनिक्स में जब आप जाते हैं तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल इक्वेटर। क्लिनिकल इक्वेटर क्या है, जब हम रेटिना देखते हैं ना, जब हम रेटिना देख रहे होते हैं तो हमें बताना होता है कि कौन सा जो हमें पैथोलॉजी दिख रही है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। तो क्लिनिकल इक्वेटर उसमें मदद करता है। वो होता क्या है, देखो, जहाँ पर आपका यहाँ ये पोस्टीरियर पोल देखिए पहले तो यहाँ पर आपको ये ऑप्टिक नर्व दिख रही है, ओके, ये आपका क्लिनिकल इक्वेटर बनाएगा। और वो है क्या, वॉर्टेक्स वेन है, देखो वॉर्टेक्स वेन है ब्लू कलर की, इसमें से एक जो है हमारी गायब हो गई वॉर्टेक्स वेन, लेकिन ड्रेनेज हो रहा है, ये मॉडल पुराना है। तो वॉर्टेक्स वेन जो पॉइंट्स है ना 4, अगर उससे पास होते हुए एक सर्कल बनाया जाए तो दैट इज योर क्लिनिकल इक्वेटर। और हम इसी तरीके से आपके फंडस डायग्राम में इसको डिनोट करते हैं, है ना। तो आप क्लिनिकल इक्वेटर के बारे में आपको बेसिक आइडिया थोड़ा सा हो गया है। अब
अब सीखते हैं कि कोट्स ऑफ आईबॉल क्या होती है ना। तो कोट्स ऑफ आईबॉल मतलब कितनी लेयर्स होती हैं आईबॉल की। तो उसमें क्या होता है आपका, सबसे पहले जो होती है दैट इज फाइब्रस लेयर। फाइब्रस लेयर मतलब जो आपका प्रोटेक्शन का काम करेगी, जो इनर स्ट्रक्चर है आईबॉल के उसमें। तो फाइब्रस कोट में आपका क्या आएगा, आप लिखते जाना, भी डिटेल में आगे एनाटॉमी बताती हूँ। पहला आएगा कॉर्निया, ठीक है, ये जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है दैट इज कॉर्निया, एंड देन कम्स योर स्लेरा। ओके, ये स्लेरा आता है, तो कॉर्निया एंड स्लेरा कम्स इन द फाइब्रस कोट। सेकंड आपका आता है वैस्कुलर कोट। वैस्कुलर कोट मतलब जिसमें वेसल्स होंगी। तो देखो अगर मैंने इसे हटाया तो आपको क्या दिखा है, वैसे वेसल्स दिख रही है ना, वेसल्स दिख रही हैं। तो ये जो लेयर है दैट इज वैस्कुलर कोट एंड दैट इज कंपोज्ड ऑफ, फर्स्ट इज आइरिस, जो आपकी आइरिस है, ओके, देन सिलेरी बॉडी एंड कोराइड, ठीक है। ये तीन स्ट्रक्चर जो होते हैं ये आपके वैस्कुलर कोट बना रहे होते हैं, जो कि न्यूट्रिशन का काम मेनली कर रहे होते हैं। फिर आपका आता है सबसे इंपॉर्टेंट लेयर जिसको बोलते हैं न्यूरल लेयर। न्यूरल लेयर क्या होती है, रेटिना। तो अगर हम इसे भी रिमूव कर देंगे, इसके अंदर की जो लेयर होती है दैट इज रेटिना, एंड ये रेटिना ही है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए इतने सारे स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। और रेटिना आपका जो भी विजुअल सिग्नल्स आ रहे होते हैं उनको कहाँ भेजती है, टू द ब्रेन फॉर विजुअल प्रोसेसिंग के लिए। और इसके साथ ही क्या करती है, आपकी ऑप्टिक नर्व जो होती है ना, उसके थ्रू ये कनेक्शन होता है रेटिना का, ठीक है। कैसे होगा अभी मैं बताती हूँ। तो अभी देखिए आपको क्या हुआ, इस आंख में आपने देखा कि इसके कई सारे कोट हैं। तो अब हम सीखेंगे अबाउट द ब्रीफ एनाटॉमी ऑफ द पार्ट्स ऑफ आईबॉल। पार्ट्स ऑफ आईबॉल में सबसे पहले हम सीखते हैं सबसे बाहर के स्ट्रक्चर जो हैं, उसमें पहले है कॉर्निया। कॉर्निया क्या है आपका, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। क्यों, क्योंकि ये एवास्कुलर होता है और ये आपका प्रोटेक्शन का काम तो करता ही है, एक बैरियर की तरह काम कर रहा होता है। और इसके साथ ही टीयर फिल्म को, जो ऊपर की आंसू की लेयर है, उसको पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है। लेकिन इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका क्या है, रिफ्रैक्टिव पर्पस। जो भी लाइट रेज आ रही होती है उसको ऐसे बेंड करना होता है कि रेटिना पे फोकस हो जाए। तो कॉर्निया इसमें सबसे ज्यादा मदद करता है, ओके। सो इसकी जो लेयर है दैट इज जो आपका कॉर्निया है दैट इज योर रिफ्रैक्टिव लेयर। एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इसका पावर काफी होता है, जिससे आपको दिखाई देता है, रेटिना पे फोकस होती है लाइट रेज तब, ठीक है। तो कॉर्निया का एक ये पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद आप देखोगे कि इसमें एक वाइटिश स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है, एंड दिस वाइटिश स्ट्रक्चर क्या है आपका, स्लेरा। अब स्लेरा जो होता है दैट इज कवर्ड बाय द कंजक्टाइवा। एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना, वो कंजक्टाइवा होती है। इसलिए जब भी आपको इन्फेक्शन वगैरह होता है तो थोड़ी सी रेड हो जाती है, दैट इज मोस्टली इन्वॉल्व इन द कंजक्टाइवा, जिसको कंजक्टिवाइटिस भी कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं हम, है ना। तो अब कंजक्टाइवा होता है एंड उसके बाद है आपका स्लेरा। स्लेरा और कंजक्टाइवा के बीच में टीनन कैप्सूल होता है। स्लेरा के ऊपर कवरिंग होती है, वो है टीनन्स कैप्सूल, है ना। स्लेरा में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि आपकी एक्स्ट्राओकुलर मसल्स अटैच होती है। देखो इस तरीके से अटैच है, यहाँ पे दिख रही है आपको ब्राउनिश कलर की, इस तरीके से ये तो जितनी भी एक्स्ट्राओकुलर मूवमेंट के लिए रेक्टस एंड ऑब्लिक्स हैं, ये सब कहाँ अटैच होती है, स्लेरा पे अटैच होती है। और जहाँ भी अटैच हो रही होती है उसके एंटीरियर पार्ट में स्लेरा सबसे थिन होता है, ओके, सबसे ज़्यादा थिन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्लेरा का। ये जो आपकी आईबॉल है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा होता है। अब इसके बाद हम स्लेरा के बाद चलेंगे अब अंदर, है ना, कहाँ जाएंगे, वैस्कुलर कोट की तरफ बढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारा आता है दिस पार्ट, दिस इज योर आइरिस। आइरिस जो आपको ऐसे दिख रही है ना, इसमें कलर है ग्रेश टाइप का दिख रहा है। तो ये आपकी क्या होती है, आइरिस होती है। तो आइरिस क्या करती है, आपका कलर डिसाइड करती है आई बॉल का। और इसके साथ ही क्या डिसाइड करती है, इसमें देखो एक होल होता है, एक अपर्चर होता है। जैसे कि कैमरा में नहीं होता कि हमें कितना फोकस करना है, कितना एक्सपोजर चाहिए, उसमें हम छोटा और बड़ा कर सकते हैं, वैसे ही आइरिस कंट्रोल करती है इस अपर्चर का डायमीटर। और इसको बोलते क्या है, प्यूपिल, है ना। आइरिस का मतलब है रेनबो, ओके। तो अब इसमें ये कलर डिसाइड करती है इसीलिए, और इसके साथ ही क्या डिसाइड करती है, प्यूपिल का साइज डिसाइड करती है। और प्यूपिल का साइज कैसे डिसाइड करती है, इसमें एक सर्कुलर मसल होती है दैट इज स्फिंक्टर प्यूपिले, और रेडियल मसल होती है दैट इज डायलेटर प्यूपिले, है ना। अब इन सब का फंक्शन अलग अलग है। एग्जामिनेशन ऑफ प्यूपिल पे एक पूरा वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि प्यूपिल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऑप्थेल्मोलॉजी में, है ना। बहुत सारी डिजीज की पैथोलॉजी आपको पता चल जाती है सिर्फ एक प्यूपिल एग्जामिन करके, ओके। सो ये तो बेसिक आइडिया था आपका आइरिस के बारे में, जो आपको मालूम हो गया प्यूपिल का साइज को कंट्रोल करना एंड कलर। तब अब इसके बाद जब ये आइरिस हो गया, तो इसमें सेकंड हमने वेस्कुलर कोट में क्या लिखा हुआ था, सिलियरी बॉडी, है ना, सिलियरी बॉडी लिखा हुआ था। तो सिलियरी बॉडी जो होती है उसमें क्या होते हैं ना, उसके
उसमें भी मसल्स होती हैं और इसके साथ ही कुछ दो पार्ट्स उसके होते हैं, प्लाइकेटा एंड प्लेना। ठीक है, प्लाइकेटा एंड प्लेना दो पार्ट्स होते हैं उसके। प्लाइकेटा से क्या होते हैं ना, जोन्यूल्स होते हैं, जोन्यूल्स जा रहे होते हैं, ऐसे इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं। इससे क्या होते हैं ना, जोन्यूल्स जा रहे होते हैं, और वो जोन्यूल्स जा कहाँ होते हैं, आपके लेंस में जा रहे होते हैं। कहाँ जा रहे होते हैं, ये देखो, ये अगर स्ट्रक्चर दिख रहा है, अगर ऐसे दिख रहा हो या फिर ऐसे दिख रहा हो, कैसे भी, तो यहाँ पर ये है आपका लेंस। इसकी एनाटॉमी के बारे में बता रही हूँ पहले, अभी सिलियरी बॉडी पर आ गई तो वही बता देती हूँ। तो इसको पकड़ के रखने के लिए, लेंस को पकड़ के रखने के लिए जोन्यूल्स होते हैं इस तरीके से, है ना, जोन्यूल्स होते हैं, फाइबर सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं जो सिलियरी बॉडी से आ रहे होते हैं, और ये लेंस को पकड़ के रखते हैं। इसका काम क्या होता है, सिलियरी बॉडी का काम होता है लेंस की जो शेप एंड साइज को कंट्रोल करना। ठीक है, ये आपका एकोमोडेशन की टाइम पे काम करता है। जब हम नियर ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे होते हैं तो क्या होता है, सिलियरी मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। जब कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है तो लेंस जो होता है वो इस तरीके से बाई कॉन्वेक्स जो होता है ना, इसका शेप ऐसा होता है बाई कॉन्वेक्स का, तो वो और ज्यादा ऐसे ब्रॉड हो जाता है, और ज्यादा इसका पावर बढ़ जाता है। तो सिलियरी मसल का काम होता है एकोमोडेशन में हेल्प करना। दूसरा काम होता है इसका एक्वस ह्यूमर को सीक्रेट करना। एक्वस ह्यूमर जो आपका लिक्विड है, जो आपकी आई बॉल के एंटीरियर चैम्बर में है ना, अभी चैम्बर बताती हूँ क्या होता है। तो इसमें से एक्वस ह्यूमर सीक्रेट होता है, अभी ये पॉइंट नोट करके रख लीजिए। और दूसरा काम होता है लेंस की शेप एंड साइज को कंट्रोल करना, जो कि एकोमोडेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो सिलियरी बॉडी के बारे में जैसे पार्स प्लाइकेटा एंड पार्स प्लेना मैंने बताया, और इसके साथ ही एकोमोडेशन में हेल्प करता है। तो आगे बढ़ने से पहले कि और स्ट्रक्चर क्या है, पहले थोड़ा सा हम जान लेंगे लेंस के बारे में। लेंस जैसे मैंने बताया बाई कॉन्वेक्स शेप का होता है, ऐसे ट्रांसपेरेंट इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, धीरे धीरे इसी में कैटरैक्ट बन रहा होता है। और जो लेंस होता है वो अपनी शेप एंड साइज को कंट्रोल कर सकता है। इसका मेन काम है रिफ्रैक्टिव पावर, मतलब कि आपकी जो आई बॉल है उससे कॉर्निया से जो बेंड होकर आ रही है रेस को, उसको और ऐसे मॉडिफाई कर देना और बेंड कर देना कि रेटिना पे फोकस हो जाए। और इसके साथ ही आपका एकोमोडेशन में भी काम कर रहा होता है। और लेंस के ऊपर होता है एक कैप्सूल, एक पतला सा कैप्सूल होता है उसके ऊपर। देखो ऐसा है ना कि ये हर एक चीज़ का, हर एक पार्ट का पूरा डिटेल वीडियो बनेगा एनाटॉमी पे। हर एक स्ट्रक्चर की अपनी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो थोड़ा थोड़ा भी एक आइडिया होना चाहिए आपको। नाउ नेक्स्ट इज कि आपने ये देख लिया कि आपका सिलेरी बॉडी होता है और लेंस को इसने कैसे जोन्यूल्स के थ्रू पकड़ा हुआ है। तो जोन्यूल्स जब आपकी सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जोन्यूल्स रिलैक्स हो जाएंगे, एंड इससे क्या होगा, आई जो लेंस है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, वो और बल्ज करने लग जाएगा, एंड दैट विल कॉज द रेज टू फोकस ऑन द रेटिना। ये पता हो गया। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ बिफोर गोइंग फर्दर, कि पार्स प्लाइकेटा देख लिया, पार्स प्लेना देख लिया। अब ये क्या होता है ना, पीछे जाके कंटिन्यू करेगा, पीछे कंटिन्यू करेगा, कहाँ पर, यहाँ पर बनेगी आपकी सेंसरी लेयर, सॉरी गलत बता दिया मैंने, ये वाला है ना। तो यहाँ पर आप देखो, अगर ये इस तरीके ना पूरा 360 डिग्री स्ट्रक्चर है, तो पार्स प्लाइकेटा अंदर की तरफ जैसे बढ़ रहा है, और सबसे इनर मोस्ट लेयर क्या है आपकी रेटिना की। तो ये दोनों जहां पर मिल रहे होते हैं, जहां पर ये मिलेंगे वो कहलाता है ओरा सेरेटा। इस तरीके का स्ट्रक्चर है, आपको स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। दिस इज नोन एज योर ओरा सेरेटा। ठीक है, ओरा सेरेटा कहलाता है। और ये मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्ट्रक्चर जो होते हैं ना उसमें पैथोलॉजी वगैरह बताने के लिए, और भी इंजेक्शंस वगैरह देने होते हैं, उनमें भी ये एनाटॉमिकल हमें पता होना चाहिए ओरा सेरेटा कहाँ पर है। ठीक है, तो ठीक है, वो सब बात की बात है, अभी मालूम होना चाहिए। देखो इसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा है, ये रेटिना पार्ट है बच्चों, इनर मोस्ट लेयर, और ये आपका जो ये है ना आपका यहाँ से पार्स प्लाइकेटा प्लस प्लेना यहाँ पर मिल रहा है, ये जो एक ब्लैक लाइन दिख रही है अंदर की तरफ, दिस इज योर ओरा सेरेटा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट था जो मुझे बताना था, वो मैंने आपको बताया। अब अगर इतना आपको डिटेल पता हो गया है, तो अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द कोरॉइड ऑल्सो। तो कैसे लेयर है, स्लेरा है, ठीक है, ऊपर रेटिना है, और उसके बीच में कोरॉइड है। ठीक है, तो स्लेरा, कोरॉइड एंड देन रेटिना, इस तरीके से स्ट्रक्चर है। कोरॉइड का सिंपल सा काम है, वैस्कुलर कोट है, तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है, दैट्स इट। ये कोरॉइड में एक जो पिगमेंट्स होते हैं, जो कलर होते हैं, उसी की वजह से आपका रिफ्लेक्शन जो होता है वो रेटिना पे दिख रहा होता है। तो जब हम रेटिना चेक करते हैं तो इनर मोस्ट लेयर जो न्यूरल लेयर होती है उसको जब हम चेक करते हैं तो उसका कलर दिखाई देता है, दैट इज बिकॉज ऑफ कोरॉइड ओनली। तो
कोरॉइड के बारे में थोड़ा सा और अगर जान लेते हैं कि कोरॉइड मेरे ख्याल से ठीक है ना, इतना होता है, आपका वैस्कुलर होता है और ये सब। रेटिना के बारे में बताती हूँ। रेटिना जो होता है ना, वो आपका मेन न्यूरल लेयर होता है, और इसमें थोड़ा सा बता देते हैं कि पिगमेंट लेयर होती है और एक न्यूरोसेंसरी लेयर होती है। ऐसे तो इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, पर पिगमेंट एपिथेलियम और न्यूरोसेंसरी पार्ट, अगर दो पार्ट में डिवाइड कर दें इसको, रेटिना को, तो क्या होता है, लाइट रेज यहाँ से आ रही होती है, ठीक है, कॉर्निया से एंटर करेंगी, देन आपको डायग्राम स्क्रीन पे आ रहा होगा, देन इट एंटर्स टू द योर पूरी रेटिना की लेयर से होते हुए पिगमेंट एपिथेलियम पे टकराएंगी एंड कोरॉइड में जाएंगी। तो एक्स्ट्रा जो लाइट होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है पिगमेंट एपिथेलियम एंड कोरॉइड से। और जो इसमें न्यूरल पार्ट होता है उसमें होता है रॉड्स एंड कॉन्स, बाइपोलर सेल्स, देन गैंग्लियन सेल्स। तो रॉड्स एंड कॉन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आप सारे देख रहे होते हैं, जैसे वर्ल्ड को कलर्स देख रहे होते हैं बिकॉज ऑफ कोन्स, एंड आपका जो लाइट एंड डार्क का जो आपके जो विजन है वो आता है रॉड से। तो जब ये दोनों स्टिमुलेट होते हैं तो फोटोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है एंड इम्पल्सेस ट्रैवल करती हैं थ्रू द रॉड्स एंड कॉन्स टू द बाइपोलर सेल्स एंड देन टू द गैंग्लियन सेल्स। और गैंग्लियन सेल्स के जो एक्सॉन्स होते हैं ना, वो जो कहाँ कन्वर्ट हो जाते हैं, नर्व में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि नर्व फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पूरे रेटिना से जितने भी स्टिमुलेशन हो रहा होता है, आप मुझे इस वक्त देख पा रहे हैं जैसे भी कर रहे हैं, तो विजुअल इंपल्सेस जा रही हैं और रॉड्स एंड कॉन्स को स्टिमुलेट कर रही हैं, एंड दे आर ट्रैवलिंग थ्रू द नर्व फाइबर्स। कहाँ जा रही हैं, ऑप्टिक नर्व बन के जा रही हैं। वो रहा ये देखो ऑप्टिक नर्व है ना, सारे फाइबर्स को कलेक्ट करके ऑप्टिक नर्व बनती है, ये आपकी ब्रेन में जा रही होती है। अब आपको थोड़ा सा रेटिना के बारे में, जैसे मैंने फंडस अभी इसके पहले दिखाया था, तो एक बेसिक आइडिया बता देती हूँ। जहां पर ये ऑप्टिक नर्व है, जहां पर ऑप्टिक नर्व है वहां पर जो आपका एरिया है दैट इज नोन एज ऑप्टिक नर्व हेड, और दैट इज द ब्लाइंड स्पॉट ऑफ योर आई। ठीक है, वहां से आपको कुछ नहीं दिखाई देता क्योंकि वहां रेटिना है ही नहीं, सिर्फ सीधा नर्व फाइबर लेयर का कन्वर्जेंस है, नथिंग एल्स, है ना। और इसके साथ ही जो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है रेटिना का, दैट इज द मैक्युला। अब वो क्या है, कैसे है, वो आप बाद में सीखेंगे, और बहुत कुछ सीखने को है अभी तो आई बॉल के बारे में, बहुत ही फैसिनेटिंग है। आई लव ऑप्थेल्मोलॉजी बिकॉज ऑफ दिस, है ना। तो अब ये हम सीख चुके हैं अबाउट द रेटिना। रेटिना का कलर आता है आपका कोराइड से। अच्छा, अब एक बात है जो इसमें ये आपको एक और स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो ये देखो, ट्रांसपेरेंट जेली सा, दिस इज नोन एज विट्रिस। एंड विट्रिस जो होता है ना आपका, वो आपका आई बॉल का स्ट्रक्चर मेंटेन करने में मदद कर रहा होता है। अब एक पॉइंट इसमें क्या हुआ कि जो आपका INICT 23 है ना, उसमें उन्होंने एनाटॉमिकल एक डायग्राम दिया और उस पर एरो लगा के पूछा कि बताओ ये कौन सी स्पेस है। तो बेसिक आइडिया मैं दे रही हूँ, डिटेल स्ट्रक्चर्स आप बाद में बनेंगे वीडियोस के। तो देखो इसमें पहली चीज तो है, ये बताती हूँ कि जो ये विट्रस होता है ना, उसका एंटीरियर साइड जो होती है, एंटीरियर साइड ये एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, और उसको हम बोलते हैं एंटीरियर हैलाइड फेस। ठीक है, एंटीरियर हैलाइड फेस बोलते हैं। स्ट्रक्चर्स और डायग्राम आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे। तो एंटीरियर हैलाइड फेस बोलते हैं उसको, और इसके बीच में एक डिप्रेशन होता है और यहीं पर सिचुएटेड होता है, अब इसको बोलते हैं पेटेलर फोसा एक्चुअली, और यहीं पर सिचुएटेड होता है आपका दिस लेंस। ठीक है, तो लेंस जहां पर सीटेड है दैट इज पेटेलर फोसा ऑफ द विट्रस या एंटीरियर हैलाइड फेस। तो पेटेलर फोसा में सिचुएटेड होता है। लेंस के साथ ही ऊपर कवरिंग होती है ना कैप्सूल की, जैसे मैंने बताया, तो लेंस कैप्सूल और एंटीरियर हैलाइड फेस के बीच में एक स्पेस होती है, उस स्पेस को बोलते हैं बर्जर स्पेस, है ना। ये सब क्यों बता रही है, क्योंकि जो क्वेश्चन आया था ना उसमें ये ऑप्शंस में था, इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, तो अब ये था बर्जर स्पेस, ये आपको मालूम होगी। जहां पर एंटीरियर हैलाइड फेस, जहां पर आपका अटैचमेंट है उसको हम बोलते हैं, जहां पर कैप्सूल से अटैचमेंट है लेंस के, उसको बोलते हैं हाइलाइट कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ विगर्ट। ठीक है ना, ये एक पॉइंट लिख के रख लो, ये होता है इसमें। और इसके बाद और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे क्या बताना, हाँ देखो, सब मैंने बताया ना कि लेंस होते हैं उसमें जोन्यूल्स होते हैं। तो जैसे आई का इक्वेटर है ना, जैसे आई का इक्वेटर है, वैसे लेंस का भी इक्वेटर है ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ इक्वेटर है, तो कुछ जोनल्स आगे हैं, कुछ जोनल्स पीछे हैं, है ना। तो प्री इक्वेटोरियल एंड पोस्ट इक्वेटोरियल। अब इन दोनों के बीच की जो स्पेस होती है दैट इज कैनाल ऑफ हैनोवर। ओके, अब जो पोस्ट इक्वेटोरियल फाइबर्स है ना, उसके भी पीछे एक पतला सा हाइलॉइड जोन्यूल है, और हाइलॉइड जोन्यूल और पोस्ट इक्वेटोरियल जोन्यूल के बीच की स्पेस को बोलते हैं कैनाल ऑफ पेटिट।
और यही कैनाल ऑफ पेटिट जो है पूछी गई थी आपके INICT 23 में। ओके, तो अब आपको पता होगा कैनाल ऑफ हनोवर क्या है एंड कैनाल ऑफ पेटिट क्या है। स्क्रीन पे डायग्राम आ रहे हैं, लिख के रख लो, डिटेल वीडियो बनेगा, पर अभी जल्दी जल्दी रिवाइज करने में, एनाटॉमी देखने में ईजी रहेगा आपको। और एक ऑप्शन में था एगर्स लाइन, तो एगर्स लाइन कुछ नहीं है, जहां पर हाईलाइट फेस एंड कैप्सूल जहां पर अटैचमेंट है ना, उसको ही बोलते हैं एगर्स लाइन, उस लाइन को बोलते हैं एगर्स लाइन, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये एनाटॉमी में आपका ये काफी कुछ मैंने अभी बता दिया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेगमेंट्स एंड चैम्बर्स ऑफ आईबॉल। सेगमेंट कैसे बनेंगे, अगर ये जो लेंस है ना, यहाँ से इस लेंस ने, इसने आई को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है सेगमेंट में। लेंस के आगे जो भी स्ट्रक्चर है जैसे कि कॉर्निया एंड आइरिस, दीज आर एंटीरियर सेगमेंट, ठीक है, एंटीरियर सेगमेंट में आते हैं। और लेंस के पीछे जो भी है विट्रिस, कोराइड एंड आपका रेटिना, ये है आपका पोस्टीरियर सेगमेंट, ठीक है, दैट्स इट, ये है आपका पोस्टीरियर सेगमेंट। एंटीरियर जो सेगमेंट है ना, उसको चैम्बर्स में डिवाइड किया है। किसने डिवाइड किया है? आइरिस ने डिवाइड किया है, ठीक है। तो आइरिस ने एंटीरियर सेगमेंट को दो चैम्बर्स में डिवाइड किया है, एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर, ठीक है, डायग्राम आ रहा होगा। तो एंटीरियर चैम्बर क्या है, कैसे बना? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कॉर्निया एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ द आइरिस, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर होगा आइरिस तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कॉर्निया एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ द आइरिस, इन दोनों के बीच का स्पेस है एंटीरियर चैम्बर। यही आपको स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन पे दिखाई दे रहा होता है। दूसरा जो होता है आपका जो मैंने बताया वो है पोस्टीरियर चैम्बर। पोस्टीरियर चैम्बर कैसे होता है? आइरिस ने ही डिवाइड किया है, तो आइरिस का पोस्टीरियर पार्ट और लेंस का एंटीरियर पार्ट, बस, ठीक है। तो ये दोनों जो होते हैं आपका, ये ट्रायंगुलर स्पेस है पोस्टीरियर चैम्बर और एंटीरियर चैम्बर, ये दोनों का कनेक्शन कहाँ से होता है? थ्रू द प्यूपिल। आइरिस में प्यूपिल है और इसके बीच में कनेक्शन है। कनेक्शन क्यों है? क्योंकि आपने क्या देखा कि आइरिस और लेंस है इधर, है ना। अब यहीं पे आइरिस के पीछे क्या था? सिलियरी बॉडी थी। तो सिलियरी बॉडी जो होती है ना, सिलियरी बॉडी से मैंने क्या बताया, एक्वस ह्यूमर सीक्रेट होता है। तो एक्वस ह्यूमर सीक्रेट होगा सिलियरी बॉडी से एंड इट गोज थ्रू द प्यूपिल, और प्यूपिल के थ्रू होते हुए वो कहाँ चला जाएगा? आपका एंटीरियर चैम्बर में चला जाएगा, है ना। और इसी तरीके से आपका पूरी आईबॉल का जो सर्कुलेशन है, आई मीन जो एक्वस ह्यूमर का सर्कुलेशन है वो होता है एंटीरियर चैम्बर में चला जाता है। अब यहाँ से एंटीरियर चैम्बर में आता हो गया, अब निकलेगा कैसे? एंटीरियर चैम्बर का एक और इम्पॉर्टेंट आपको एनाटॉमी में क्वेश्चंस आते हैं, एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, है ना। एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर जो कि कॉर्निया और आइरिस के बीच का एंगल होता है। ये कॉर्निया है, ये आइरिस है, इसके बीच का जो एंगल होता है दैट इज एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर। यहाँ पर सिचुएटेड होती है कैनाल ऑफ श्लेम, लिख के रख लीजिए, है ना। यहाँ से आपका पूरा एक्वस ड्रेन हो जाता है और एपिसक्लेरल वेन्स के थ्रू बाहर निकल जाता है ना। तो ये एक्वस ड्रेनेज पाथवे पर भी क्वेश्चन आते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज क्वेश्चन इटसेल्फ। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, अभी मैं सब सिखाऊंगी आगे, बट अभी ये बेसिक स्ट्रक्चर है तो आपको मैंने बता दिया, है ना। तो ये है आपका एनाटॉमी, सेगमेंट एंड चैम्बर्स के बारे में। थोड़ा सा हम सीखेंगे अबाउट द ऑप्टिक्स ऑफ आईबॉल। तो ऑप्टिक्स में कुछ भी नहीं है। ऑप्टिक्स में एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर मैंने आपको बताया था, ये 24 mm का होता है, ठीक है। अब क्या है, जो आपकी आईबॉल है वो वर्टिकली कंप्रेस्ड है, ये भी मैंने बताया। तो आई का हॉरिजेंटल डायमीटर जो होता है दैट इज अराउंड 23.5 mm, और वर्टिकल जो होता है वो होता है सिर्फ 23 mm, ठीक है। ये आपका वर्टिकल है, इतना डायमेंशन नहीं याद रखने, बट एक आइडिया दे रही हूँ मैं बस आपको। इस आईबॉल का पूरा वेट होता है 7 ग्राम का, है ना, और 6.7 समथिंग इसका वॉल्यूम होता है आईबॉल का। अब इसके साथ ये ऑप्टिक्स हो गया। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ऑप्टिक्स में कि आईबॉल टोटल एक रिफ्रैक्टिव लेंस की तरह काम कर रही है, और इसका पावर होता है +60 डायोप्टर के अराउंड, है ना, +60 डायोप्टर के अराउंड होता है। और ये आया कैसे? जो कॉर्निया है उसका जो रिफ्रैक्टिव पावर है दैट इज 43 डायोप्टर, ठीक है, अराउंड 43 डायोप्टर का होता है, +43 डायोप्टर। एंड जो लेंस है, जो ये लेंस है दैट इज अराउंड 17 डायोप्टर। तो दोनों मिलके बन गए आपके 60 डायोप्टर, ओके। 17 to 20 होता है, लेकिन अभी 17 लेके चलते हैं, लेंस को अपने प्लेस पे रख देते हैं। तो ये होता है। तो अगर हमारा ये लेंस हट जाए, जैसे कि अगर कभी चोट लगी या कुछ हुआ, ट्रॉमा हुआ, तो अगर हमारा लेंस निकल जाए यहाँ से, हट जाए यहाँ से,
तो क्या होगा, हमारा स्ट्रेट 17 to 20 डायोप्टर का लॉस हो जाता है आई में, तो इसलिए प्रॉब्लम आती है। आगे क्वेश्चंस बताएंगे आपको। तो अभी देखते हैं कि आपका ये रिफ्रैक्टिव पावर कैसे बना आई का। 43 फ्रॉम द कॉर्निया एंड 17 फ्रॉम द लेंस, ठीक है, टोटल अराउंड 60 डायोप्टर। और इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस भी होते हैं, जैसे आपने देखा हर जगह पर आपको रिफ्रैक्शन मिलेगा। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, है ना, और आपका जो कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज 1.37। ओके, अब यही स्ट्रक्चर चलेंगे, ठीक है। 1.37 होता है आपका कॉर्निया का स्ट्रक्चर, कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। अब इसके बाद आपका आता है एंटीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर में क्या भरा हुआ है, एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर का होता है 1.33। जितना एक्वस ह्यूमर का है उतना ही विट्रस ह्यूमर का है, यानी विट्रस का, इसमें भी तो पानी है ना, जेली लाइक है। 1.33 उसका है एक्वस ह्यूमर का, विट्रस ह्यूमर का, दोनों का 1.33 है। और आपका इसके बाद कौन सा मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आया, लेंस। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.4 के अराउंड, ठीक है, 1.4 के अराउंड, बहुत ज्यादा है ना, सेंटर पार्ट में। तो ये थोड़ा सा बेसिक आपको आइडिया है कि ऑप्टिक्स कैसे, मतलब क्या क्या ऑप्टिकल सिस्टम है हमारी आईबॉल में। डिटेल में पढ़ेंगे अभी एक एक स्ट्रक्चर को, उसकी लेयर्स, उसकी फिजियोलॉजी, उसकी पैथोलॉजी, पूरी ऑप्थेल्मोलॉजी यहीं पे है और यहीं से शुरुआत होती है। तो इसलिए बेसिक वीडियो मुझे लगा बताना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ओरिएंटेशन नहीं होता बच्चों को कि कैसे क्या हो रहा है, और आई मॉडल पे ही अगर हम पॉइंट आउट करते हैं तो बेसिक आंसर नहीं कर पाते हैं। सो दैट्स इट फॉर द टुडे। अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, और मैंने कोशिश की इसको जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करने की। अगर कोई पॉइंट्स छूट गए हैं तो आप ज़रूर बताइए, कमेंट्स में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी। और आपको कोई भी अगर इस तरीके के डाउट्स आ रहे हैं कि ये पॉइंट या ये टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी वीडियो बनाने की, बट हो जाता है लेट, मुझे बहुत सारे चीज़ें एक साथ मैनेज करनी पड़ती है। बट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि आप मुझे इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं कि उसको पढ़ के ही एकदम मोटिवेशन मिल जाता है। तो कहीं से भी टाइम निकाल के जो भी आप मुझे मैसेज करते हैं उसके कुछ टॉपिक्स को निकाल के मैं पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। सो थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट, और ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। आई जस्ट होप कि मेरे वीडियोस आपको काफ़ी हद तक इस ऑप्थेल्मोलॉजी सब्जेक्ट का डर निकालने में हेल्पफुल हो रहे होंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप स्टडिंग।